जीरो हो जाता है, अरे डेल्टा जी जीरो हो जाता है ना इक्विलिब्रियम पे, ऑन है, कैमरा ऑन था। चलो आ जाओ। तो यहां हम लोग बात करेंगे कि हमारा ये ई सेल जीरो हो जाता है तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के होगा। तो लॉग के का यहां से क्या निकल जाएगा बोलो, लॉग के इज इक्वल टू बोलो ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591। अरे बनेगा भाई, अरे बोलो। जो भी हमारा log k का वैल्यू आएगा तो k का वैल्यू निकालने के लिए 10 की पावर तुम कर दोगे। जैसे मान लो कि log k का वैल्यू क्या आया तुम्हारा 20, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 की पावर 20। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक बात? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई भी तकलीफ है तो बोलो। चलो उसके बाद हम लोग हर एक इलेक्ट्रोड के लिए बात किए थे, याद है क्या? हम लोग एक बार हम एनोड के लिए बात कर लिए थे और एक बार हम कैथोड के लिए बात किए थे, याद है या भूल गए? हमने बात किया था EOP इज इक्वल टू ई नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन एन। अच्छा एनोड में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट, तो एनोड है तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब उस तरफ होगा एक्वस, इस तरफ होगा सॉलिड, सही है ना? मतलब प्रोडक्ट हमारा एक्वस है तो ये हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस N अपॉन 1, सही है ना? और इसके लिए क्या आएगा हमारा ERP इज इक्वल टू ई नॉट RP माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। देखो ये आता है हमारा कैथोड पे, क्या होता है हमारा रिडक्शन, तो ये देखो ये मेटल सॉलिड, तो प्रोडक्ट में हमारा सॉलिड है तो ऊपर में 1 आएगा ना भाई, और नीचे में हमारा मेटल प्लस एन का कंसंट्रेशन, अरे आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम इसका कंसंट्रेशन 10 गुना घटाते हैं, अगर एनोड का कंसंट्रेशन 10 गुना घटाते हैं तो हमारा OP जो है वो 0.3 टाइम्स इंक्रीज करता है, 0.03 टाइम्स इंक्रीज करता है, और इसका अगर बढ़ाते हैं तो 0.03 टाइम्स इंक्रीज करता है, बराबर है? अरे इसका घटाए हैं तो इसका बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? अरे आया कि नहीं आया भाई? अच्छा मान लो कि अगर हम लोग एनोड के कंसंट्रेशन को अगर 10 गुना घटा देते हैं और कैथोड के कंसंट्रेशन को भी 10 गुना घटा देते हैं तो कुल मिला के हमारे ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 0.03 दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कटकुट के बराबर हो जाएगा। अबे आया कि नहीं आया? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई भाई? चलो लॉग का वैल्यू याद है क्या सबको? जरा लॉग का वैल्यू बताओ मेरे को। log 1 का वैल्यू कितना होता है बोलो जरा? log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.3010 या फिर 20 जो भी होता है, बराबर है क्या? log 3 का वैल्यू 0.47। अगला बोलो log 4 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 6 का वैल्यू 0, log 7 का वैल्यू, log 8 का वैल्यू, log 9 का वैल्यू और log 10 का वैल्यू। अरे आया नहीं आया भैया? तो बोला था ना भैया ये चीज तुमको याद रखना होगा। अरे बोला था ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे क्या? चलो तो समझना, हम लोग EMF ऑफ द सेल निकाल चुके हैं, ई नॉट सेल पता कर चुके हैं, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल चुका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल चुका है, रिडक्शन पोटेंशियल निकल चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना चुके हैं हम। उसके बाद लगभग हम सारे काम कर चुके हैं इसके अंदर, बराबर है क्या? हमारा लगभग पार्ट 1 खत्म हो गया, लेकिन इसमें कुछ पोर्शन अभी बचा हुआ है। जैसे कि बताता हूं, जैसे कि देखो अभी तक हम लोग कहीं भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा उसकी बात किए थे क्या हम? अरे हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रोड बना रहे थे ना, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहा था, नहीं बना रहा था भाई? अरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे थे या नहीं बना रहे थे? बना रहे थे ना। और स्टार्ट याद करो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? अरे याद है या भूल गए? याद करो, हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कितना लिए थे भाई? 0। अरे क्या लिया था हमने उसको? 0। क्या लिया था भाई हमने उसका? 0। अरे याद है या भूल गए? तो बस हम उसी की बात कर रहे हैं अपन। अगर मान लो कि अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है तो किस कंडीशन पे 0 होगा? जब उसका मोलरिटी 1 मोलर होगा तब, जब उसका प्रेशर 298 केल्विन होगा तब। अरे मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर 1 बार रखेंगे, केवल तब उस केस में उसका रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 आएगा ना। केवल उस केस में उसका क्या आने वाला है? रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन को बदल दे, अगर हम क्या करें भैया? कंसंट्रेशन को
चेंज कर दे तो कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो उसका भी ओपी या फिर आरपी आ सकता है, बराबर है क्या? चलो तो एक बार हम लोग डालेंगे फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टॉपिक डालेंगे अपन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चलो तो हम लोग टॉपिक डालेंगे, हमारे पास क्या है टॉपिक फॉर हाइड्रोजन। अब हम जो भी कैलकुलेट करेंगे किसके लिए करेंगे? फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा तुमको पता है कि स्टैंडर्ड ओपी या फिर आरपी की बात करो हाइड्रोजन के लिए तो कितना होता है भाई? 0। कोई दिक्कत भाई? है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है भैया? 0। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। याद है ना भाई, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है। चलो हम एक बार हाइड्रोजन के लिए यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखें क्या? चलो हमारा फॉर्मूला क्या था? अगर हम ओपी निकालते हैं या आरपी निकालते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला था ना भाई, बताओ तो जरा क्या था? हम ओपी के टर्म में बोलो, ईओपी क्या था भाई? ईओपी अलग कंसंट्रेशन, बोलो। ईओपी is equal to E naught OP minus 0.0591 upon N log concentration of anode upon concentration of cathode। नहीं, यहां पे करोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सही है? अरे आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कोई दिक्कत? क्या कि देखो ना ये सिर्फ ओपी है, अभी एनोड कैथोड तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बताओ क्या ईओपी 0 है क्या? ई नॉट ओपी 0 है क्या? अरे बोलो, क्या ई नॉट ओपी 0 है या नहीं है? तो हमारा ई नॉट ओपी क्या है भैया? 0। तो इस अनुसार क्या लिख सकते हो? ईओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा यहां से तुमको एक बात क्लियर हो रहा होगा कि अगर तुम कंसंट्रेशन को चेंज करते हो, अगर तुम कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो ईओपी हाइड्रोजन का हमेशा नेगेटिव आने वाला है, सही है क्या? अरे बोलो, हमेशा क्या आने वाला है भैया? नेगेटिव। बाद में वो हम वैल्यू डाल के चेक करेंगे कैसे कैसे होगा, क्लियर है भाई? लेकिन फिलहाल अभी हमारे को क्या दिखा रहा है कि भैया ईओपी कैसा होने वाला है हमारे को? नेगेटिव। ईओपी हमारे को कैसा होने वाला है? नेगेटिव। वैसे ही हम आरपी का चेक करके देखें क्या? तो सिमिलरली आरपी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो? अरे कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये अभी यहीं पे रुकेंगे नहीं अपन, थोड़ा सा एक कंसेप्ट तैयार कर लेंगे अपन, बराबर है क्या? उसके बाद देखना क्या मजा आएगा, इसको शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालेंगे अपन, बराबर? समझना जरा, यहां पे मैंने बोला अच्छा ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? क्या है ओपी का मतलब? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, सही है ना? मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे? अरे इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इसमें इलेक्ट्रॉन अपन डालेंगे? तो हम लोग यहां से क्या करने वाले हैं भैया? इलेक्ट्रॉन निकालने वाले। तो बताओ ओपी है तो यहाँ पे हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चलता है ना भाई, बताओ तो जरा क्या होता है? तो हम लोग बोले कि भैया ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस होगा और ये भैया 2H+ बनाता होगा एक्वस मीडियम में, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता होगा, सही है क्या? अरे ये हाइड्रोजन गैस क्या करता होगा भाई? 2H+ रिलीज करता होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाइड्रोजन गैस का कोई कंसंट्रेशन हो सकता है क्या? हाइड्रोजन गैस का क्या तुम सॉल्यूशन बनाओगे? क्या हाइड्रोजन गैस का तुम लिक्विड में डाल के सॉल्यूशन बनाओगे? तो क्या इसका कंसंट्रेशन हमारा 1 आएगा क्या? अरे जिसका भी हम नहीं निकाल पा रहे तो उसका हम 1 मान रहे थे कि नहीं? जैसे सॉलिड का नहीं निकाल पाए हम उसको क्या मान लिए थे? 1। क्या मान लिए थे भैया अपन उसको? 1। तो हमारे यहाँ पे देखो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो? अरे यहां से हमारे को क्या बनेगा बताओ जरा? तो ये हमारा बनेगा ईओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन एन लॉग H+ का कंसंट्रेशन का पावर 2 अपॉन 1, सही है? अरे H+ के कंसंट्रेशन का पावर 2, सही है? अरे बोलो आया नहीं आया भाई? यहां तक समझ में आई नहीं आई?
अच्छा H प्लस का कंसंट्रेशन का पावर 2 हमेशा ही होगा? अरे बोलो ये हमेशा होगा या नहीं होगा? अरे बोलो हमेशा होगा या नहीं होगा? ये हमेशा ही होने वाला है, चाहे जो हो जाए ये होगा ही। क्लियर है भाई? तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बोलो? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? EOP इज इक्वल टू बोलो माइनस 2 इंटू 0.0591 अपॉन n। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? 2 है क्या? अरे इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 दिया है क्या? इनटू लॉग बोलो H प्लस हो जाएगा, लॉग H प्लस हो जाएगा। अरे इंटू लॉग H प्लस हो जाएगा। अब बोलेगा ही नहीं भैया। अच्छा इस पूरे को हम ब्रैकेट में ले लें, ले लेना भाई। अच्छा देखो ये 2 से ये 2 उड़ गया, क्या क्या बच गया हमारे पास? बच गया ना? तो देखना ये हमारे पास क्या बचा भाई? EOP इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास? देखो EOP इज इक्वल टू क्या बच गया? माइनस ऑफ फिर बोलो 0.0591 इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बचा क्या? ये हमारे पास क्या बचा है? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अरे सही है या गलत है? अरे यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अरे नहीं आई तो बोलो। अगर यहां तक बात समझ में ना आई हो तो बोलेंगे अपन। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे कोई तकलीफ है तो बोलो भाई। कोई तकलीफ नहीं ना? अब देखो जो log H प्लस जो लिखा हुआ है ना, उस log H प्लस को हम लोग बोलते हैं pH। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? मतलब pH इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ log H प्लस। क्या होता है भैया? pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब अगर तुमको कहीं पे pH लिखा हो, अगर कहीं पे pH लिखा हो तो तुम pH को क्या लिख सकते हो? माइनस log H प्लस। क्या लिख सकते हो भैया? माइनस log H प्लस लिख सकते हैं ना भाई? अच्छा इस वाले को कॉमन ले निकाल ले, ये तो डाटा है ना, कांस्टेंट है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? EOP इज इक्वल टू 0.0591 इनटू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख सकते हैं। अच्छा और हमको पता है कि माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसको दिखाता है? किसको दिखाता है भाई? pH को। तो बताओ EOP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? EOP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.0591 इनटू pH। अरे आया क्या? इसका मतलब तुमको यहां से प्रूफ हो गया क्या कि OP हमेशा पॉजिटिव आने वाला है? देख लो हाइड्रोजन का OP हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। हाँ हाइड्रोजन का OP हमेशा, अरे देखो ना भाई सारा माइनस लेते चले हैं ना अपन। नहीं समझ में आया? अरे pH का मतलब क्या होता है? pH का क्या फॉर्मूला होता है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो यहां पे एगो माइनस है ना भाई? अरे ये तो प्लस में है तो इसको प्लस में रहने दिए, और इस वाले माइनस, अरे ओवरऑल तो डाटा माइनस में आना है, नहीं आना है क्या? माइनस में आना है वो हमारा डाटा। तो हम लोग इस माइनस को यहां पे ले जाओ चाहे यहां पे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? अरे दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहा है। नहीं समझ में आया? जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहा है तो उसको कहीं भी ले जाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़। तो ये हम माइनस को बस उठा के यहां पे ले आ दिए। कोई दिक्कत है? अभी भी तुम देखो ना प्लस माइनस माइनस बनेगा क्या? अरे बनेगा नहीं बनेगा, अभी भी साइन माइनस से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस हम माइनस को शिफ्ट किए हैं तो ये हमारा क्या बन गया है? माइनस लॉग H प्लस। और माइनस लॉग H प्लस क्या होता है? pH। जिसे मान लो कहीं तुमको दिया है pH इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 3। बराबर है क्या? क्या होता है? H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होता है देखो, समझना। तो अच्छा इसको, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं। बराबर है क्या? इसका वैल्यू देखो, pH इज इक्वल टू मान लो तुमको 3 दिया है और तुमको H प्लस निकालना है, तो लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग H प्लस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बोलो 3 लिख सकते हो। अरे बोलो भाई, लिख सकते नहीं लिख सकते? अच्छा बताओ हम इन सब को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे क्या? मल्टीप्लाइंग बाई माइनस कर दे। जैसे ही तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा log H प्लस इज इक्वल टू 3। अच्छा याद करो log K इज इक्वल टू 3 होता है, तो log K इज इक्वल टू क्या होता है फिर? 10 की पावर 3 है ना भाई? तो देखो log H प्लस इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया क्या यहां से? तो बताओ H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 3। अरे नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई? नहीं समझ में आया वो वाला? नहीं समझ में आया ना?
नहीं समझ में आया तो फिर से समझा सकता हूँ भाई। अभी तो मैं ओपी बताया हूँ, फिर से आरपी बता दूंगा। बोलो क्या माइनस? क्या ब्रैकेट के बाहर है मतलब? देखो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में, देखो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में है। तो अगर हम इसको ब्रैकेट यहां से घेर ले, हम इसको पॉजिटिव मान ले और इस माइनस को उठा के इसके लिए ले जाए, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो जब मल्टीप्लाई का साइन है तो ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों मिला के बाद में भी क्या आएगा? माइनस। अरे दोनों तो बाद में माइनस से ना हो जाएगा। तो यहां हम वही तो किए हैं, बस कुछ नहीं। नहीं समझ में? अरे है वो माइनस है लेकिन दिखने लगा है अपने को प्लस। बस हम लोग देखने का नजरिया थोड़ा सा गुर्रा के देख लिए हैं। नहीं समझ में? प्लस हुआ कि नहीं, प्लस हुआ कि नहीं, तो हम हो जाएंगे, देखो हो गया। समझ में आएगा नहीं? अच्छा फिर गुर्रा के देखेंगे तो क्या बोलेगा? नहीं हम माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है भाई? अरे आया कि नहीं आया भाई? यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। मतलब अगर तुमको ईओपी निकालना हो तो सिंपल प्लस में क्या करोगे? 0.0591 इंटू पीएच, जो पीएच दिया है वही होगा। अरे तुमको इसका मतलब क्वेश्चन में पीएच दिया रहेगा। अरे या तो क्वेश्चन में तुमको पीएच को देना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली एच प्लस के कंसंट्रेशन को देना पड़ेगा। तुमको डायरेक्टली एच प्लस कंसंट्रेशन दे दिया तो साला हाई वाला लगा देगा। अरे रिएक्शन तो तुमको लईके से मालूम था, तो तुम हाई वाला घुसेड़ दोगे। अबे घुसेरने आए यहाँ पे, ठीक है? तो भैया ये वाला लगा दोगे भैया। और अगर मान लो कि तुमको पीएच दे दिया तो ये वाला लगा दोगे। हमारे पास दो फॉर्मूला मिल गया क्या? अच्छा मैक्सिमम केस में तुम्हारे एग्जाम में क्या करेगा? वो एच प्लस का कंसंट्रेशन देगा कि पीएच देगा? पीएच देगा, बराबर है क्या? हाँ नहीं नहीं वो अभी लिखना नहीं है, हम बताएंगे अभी धीरे धीरे बात। ठीक है यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हो गया होगा ना? अरे यार मिटा देते हैं यार, बहुत हो गया है। हाँ हाँ देख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सही बोला है भाई। चलो हो गया, चलो चुप रहो भाई, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। इधर देखो, अब देखो तो ये हमारा एनोड के लिए हो गया क्या? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ना भाई। ये वाला फॉर्मूला याद रख लोगे भाई कि ओपी जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। आप पीएच को गुना कर देंगे किससे? 0.059। अरे ये हमारा ट्रिक है, हम ट्रिक प्रूफ किए हैं इससे। समझ में आ रहा है क्या? अब हम आरपी को प्रूफ करते हैं, बराबर है क्या? तुम बताना कैथोड का रिएक्शन कैसा चलता है, बताओ जरा। कैथोड क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अरे रिडक्शन का मतलब क्या हुआ चाचा? आप तो सूत गए चाचा। क्या बताओ, कोई दिक्कत है? मैं इससे तकलीफ है कि इससे या बाकी सबसे है? क्या गर्मी तो यार लगता ही है जीवन में, है कि नहीं? देखो मेरे से ज्यादा थोड़ा लग रहा है, देखो मेरा किन्ने किन्ने भींग गया और पता नहीं कहाँ कहाँ भींगा हुआ है। ठीक है बता नहीं सकते, समझ रहा है? तो यार प्लीज चलो आ जाओ, तो लिखेंगे अपन। तो ये देखो भैया कैथोड है हमारे पास, बराबर। तो कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अरे गर्मी में बोले कि भैया गर्मी ना लगे तो कैसे चलेगा काम, है ना भैया? देखो ये गाना गा रहा है हाय गर्मी, देख लो, है कि नहीं भाई? गर्मी में तो लगना ही है ना भाई, वो तुमको लगना ही है। अब ठंडी में बोले सर आज ठंडा लग रहा है, क्या मतलब है भाई? लगेगा। ठीक है चलो ये हमारे पास कैथोड। तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे क्या रिएक्शन चल रहा होगा? 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या बना रहा होगा? बोल 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 जल्दी। अरे क्या बना दे रहा होगा, जल्दी बोलो। अरे H2 गैस बना रहा होगा। तो इसके लिए अगर तुमको इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ERP इज इक्वल टू E नॉट RP माइनस 0.0591 अपॉन N। सही है? लॉग बोलो प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है ना? अरे बोलो ना रे। तो ये क्या हो जाएगा? H2 गैस का कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस का पावर 2। बोलना रे। चलो तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? देखो ERP इज इक्वल टू E नॉट RP तो जीरो है ना रे? अरे ये वाला डाटा तो हमारा जीरो है ना? अब बोलवे नहीं करेगा रे, बोले लो सब। तो बोलो देखो ये 0.0591 अपॉन 2। बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, गुने गुने बोलो बोलो लॉग। यहां पे क्या डालोगे?
अरे यहाँ पे क्या डालोगे 1 अपॉन, ये देखो ये ऊपर चल जाएगा तो h, ये तो 1 है ना, अरे ऊपर वाला वैल्यू तो 1 है ना, है तो चलो देखो, तो ये हो जाएगा हमारा log 1 अपॉन h प्लस का पावर 2। आया कि नहीं आया? इस हिसाब से तुम इस h प्लस को ऊपर ले जाओगे तो h प्लस का पावर -2। अरे बोलो न रे, नहीं चलो, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ERP इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2। सही लिख रहा हूं क्या? बोल रे। अच्छा ये वाला ऊपर चल गया तो -2 हो गया, -2 को तुम उधर ले गया तो +2 हो गया। कैसे +2 हुआ? अरे माइनस माइनस प्लस हुआ है। ये स्टेप स्किप कर दे कि लिख दे? कर दे, स्किप कर दे। अच्छा लिख देते हैं, तुम लोग का क्या पता, बाद में बोलेगा आप कौन हो सर। ठीक है, हो गया माइनस log H प्लस का कंसेंट्रेशन। अरे बोल रहे, बोल भी नहीं करेगा अरे छोरा सब, तुम लोग बड़ी खतरनाक लेगा यार, तुम लोग बड़ी बेकार आदमी है यार तुम लोग। चलो अब बताओ क्या माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्या? अरे बनेगा क्या? देखो ना, ई टर्म भी माइनस और ई टर्म भी माइनस, दोनों आपस में गुना हो रहा है। अरे गुना गुना, अबे गुना, तो ये क्या हो जाएगा ERP इज इक्वल टू, बताओ ये दोनों मिलकर प्लस बना देगा ना? अरे बना देगा, तो ये देखो प्लस में आ गया 0.0591 इंटू 2/2 लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब बोल मैंने नहीं करेगा रे छोटवा सब, तो देखो यहां से 2 गया क्या, तो ERP इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुमको बोलो तो, प्लस 0.0591 इंटू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, क्या तुम लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस को तुम pH लिख सकते हो क्या? अबे मुंह फुला देंगे, माइनस लॉग H प्लस को pH लिखते हैं। इसको कुछ दो रे पकड़ के कोनो। चलो हेयर, हम लोग जानते हैं pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है क्या? तू पहले यहां देख ले। चल pH इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस लॉग, ये फॉर्मूला है रे भाई। अब हम मैथ वाले तो है नहीं जिसको प्रूव करेंगे, है कि नहीं? चलो आ जाओ, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस हो गया। अरे हो गया ना, तो अब क्या करोगे, हमको इसको pH में बदलना है, हमको कैसे हो साले को माइनस में लगाना है। अरे क्या करना है अपने को, माइनस में इसको ले जाना है। तो क्या करें हम इसके साथ, अरे हम इसके साथ क्या करें भाई, क्या इसके साथ छेड़छाड़ कर दे क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अरे कर दे या नहीं करे भाई? चलो आ जाओ, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसको हम लोग एक बार ना माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई माइनस क्या हो जाएगा बोलो पूरे इस देखो, माइनस ERP इज इक्वल टू बोलो माइनस 0.0591 लॉग बोलो H प्लस का कंसेंट्रेशन। सही है, बोलो ना रे। अब माइनस को उठा के उधर ले जाएं, तो देखो माइनस ERP इज इक्वल टू 0.0591 इंटू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई? अच्छा बताओ, अब माइनस लॉग H प्लस को तुम क्या लिख सकते हो भैया, pH लिख सकते हो। तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस ERP इज इक्वल टू 0.0591 इंटू pH लिख सकते हो, बोला रे। अब इस इक्वेशन को हम फिर से माइनस से गुना कर दे क्या? अब देखो ये क्या हो जाएगा, ERP इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। समझ में आ रहा है क्या? अरे माइनस ERP तो इन्हें माइनस से फिर से गुना कर दिया, प्लस नहीं हो गया रे, एक होता है आनहर, समझ ले बोले लो इंसान। अरे तो हम कायला करे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई, सिंपल सिंपल। तुमको तो हाउ समझ में ना आता है, घिउरा समझ में आता है, बोले लो ऐसा। अरे तो हम कहाँ बोल रहे थे कुछ भाई, हम तुमको कुछ बोले हैं ऐसा? हम तो बस तुमको बता रहे हैं कि हाँ ऐसा है। चलो यहां तक हो गया क्या?
चलो मिटा दूं, समझ में आ गया ना। ओपी का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में 0.0591 इंटू पीएच, और आरपी का वैल्यू क्या आएगा माइनस 0.0591 इंटू पीएच। एकदम आसान है कि नहीं है? अरे एकदम आसान है या नहीं है? पक्की बात है ना भाई? अरे है या नहीं है? अरे है या नहीं? तो तुमको एक फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या कि हमारा पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस। चलो मैं मिटा रहा हूं। चलो यहां तक समझ में आ गई क्या बात? यहां तक बात समझ? अब कुछ क्वेश्चन दूं क्या, तुम कर लोगे क्या? अरे मैं बोलूंगा अगर वो एनोड है तो तुम समझ जाओगे कि भैया पॉजिटिव में होगा। मैं बोलूंगा अरे वो कैथोड है मतलब तुम समझ जाएगा भैया नेगेटिव में होगा। कितना वैल्यू आने वाला है हमारा? कुछ नहीं करना है। कथी करना है हमको? 0.0591 इंटू खत्म। पीएच तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अरे बोलो आया कि नहीं आया भाई? यहां तक अगर नहीं समझ में आई तब भी बोलो आ गया है, बोलो। अरे बोलो भाई। चलो आ जाओ। तो कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं आया तो डूब के मर जाओ। बहुत दिन पहले सीखा था। अरे हो गया क्या यहां तक? चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इधर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें ए पॉइंट पे लिखा हुआ है प्लेटिनम सॉलिड स्लैश हाइड्रोजन गैस। ये भैया प्रेशर है हमारा 1 बार, और ये है हमारा H प्लस एक्वस, और यहाँ पे हमको pH दिया हुआ है मान लो 3, और ये सॉल्ट ब्रिज है। इसके आगे कुछ दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। बताओ, सबसे पहले बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड क्या होगा? एनोड है कि कैथोड है? पहले ये बता दो। अरे ये एनोड है कि कैथोड है? एनोड है। समझ में आ गया? तो इसका क्या आने वाला है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आने वाला है? अरे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला। अभी नहीं दिए थे भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.0591 इंटू पीएच। तो भैया इसका क्या आ जाएगा? इसके अनुसार हमारा आंसर क्या आ जाएगा बोलो? हमारे अनुसार बोलो, इसके अनुसार क्या आ जाएगा बोलो? EOP इज इक्वल टू 0.0591 इंटू पीएच। पॉजिटिव में तो कितना आएगा बोलो? 0.0591 इंटू 3। ये हमारा आंसर होगा। सही है? अरे खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आया नहीं आया भाई यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? अरे यहां तक नहीं समझ में आई तो बोलो। पक्की बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन फिर से लिखते हुए बता दे। अरे खाली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालना था भाई, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इसका ओपी निकाल लिए हैं, तो इसका भी ओपी दिया होगा, और ओपी दिया है तो आरपी में बदल लेंगे, और फिर हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अरे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बात कर रहा है भाई? इसका ओपी पता है तो आरपी निकालना कौन बड़का मुश्किल काम है? मुश्किल काम है क्या कोई? और इसका तो देवे करेगा ना मेरे को। अरे देगा ना, तो सेम साइन होगा तो वाह, अपोजिट साइन होगा तो चलो। तो हम लोग बी पॉइंट देखते हैं। पहले मान लो हमारा समथिंग समथिंग है, और ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज, और ये है हमारे पास H प्लस, ये वाला हमारा एक्वस है, और ये मान लो हमारा यहाँ दिया हुआ है pH इज इक्वल टू 2, और फिर दिया हुआ है हमारा H2 गैस, और फिर दिया है हमारे पास प्लेटिनम सॉलिड। बताओ इसके लिए इसका निकाल सकते हो क्या? इसका निकाल सकते हो क्या? इसका क्या निकलेगा? प्लस में कि माइनस में? अरे आरपी नहीं, ये कैथोड हो गया ना, ये एनोड है तो ये कैथोड हो गया। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? सीधे यहां से सीधे तुमको ERP मिल जाएगा। बोलो माइनस 0.0591 इंटू पीएच, तो कितना होगा?
माइनस ऑफ 0.0591 इंटू 2, खत्म। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये हमारा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे यहां तक बातें क्लियर है या नहीं है? अरे देखेंगे भाई, इधर देखेंगे अपन। शांत हो जाओ भाई, चलो आ जाओ। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझ में आया क्या? अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे होंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ गया था। सीधे हम लोग क्या बोलते थे? 0.0591 इंटू पीएच। तुमको क्वेश्चन में पीएच दिया रहेगा। क्लियर है भाई? और अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो तुम क्या करोगे? 0.0591 इंटू पीएच, ये होगा माइनस में। क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया? ये एकदम आसान था या नहीं था भाई? अच्छा याद करो, हम लोग एग्जैक्टली टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? साला टॉपिक ही नहीं पता हमारा, है कि नहीं रे? ओरिजिनल टॉपिक ही नहीं पता है भाई। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे भाई? क्या? अरे भाई हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। पढ़ रहे थे क्या? उसमें सबसे पहला पढ़े थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अरे है क्या? है ना भाई? भूल गए थे ना हम लोग टॉपिक में याद नहीं था कि कभी पढ़ रहे हैं कि नहीं भाई? बस पढ़ रहे थे सर, है कि नहीं? चलो, तो ये हमारा पहला जो इफेक्ट था, अरे वो एगो इफेक्ट था, है ना? अभी दूगो इफेक्ट और बचा हुआ है ना भाई? एगो इफेक्ट हमारा खत्म हो गया। दूसरा हमारा इफेक्ट क्या है भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबको एक साथ रिलेट कर लेंगे। प्रेशर को और कंसंट्रेशन को हम एक साथ क्या करेंगे? थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, बराबर है क्या? उसके बाद मजा आएगा। सुनो, चलो तो यहां तक समझ में आ गई थी ना बातें? यहां तक क्लियर है? चलो हम लोग देखते हैं अब कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं हम लोग प्रेशर और कंसंट्रेशन का। किसका देखेंगे हम लोग? प्रेशर और कंसंट्रेशन का एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। कोई दिक्कत है क्या? हम लोग क्या देखेंगे अभी? प्रेशर और कंसंट्रेशन का एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं कि भैया हमारे पास क्या होगा। ठीक है भाई? अरे आया नहीं आया? तो चलो, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द फॉलोइंग प्रिडिक्ट लिखो क्वेश्चन में, फॉर द फॉलोइंग predict spontaneity, for the following predict spontaneity SPONTANITY, spontaneity, for the following predict spontaneity निकालना है। ठीक है? देखो हमारे पास दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे होगा। ठीक है भाई? चलो, तो हमारे पास है सबसे पहले तो प्लेटिनम सॉलिड है, फिर है हमारे पास H2 गैस से जा रहा है H+ एक्वस में, फिर H+ एक्वस से जा रहा है H2 गैस में और आ रहा है प्लेटिनम सॉलिड। देखो हम लोग यहाँ पे एनोड भी किसको बनाए हैं? हाइड्रोजन को। और कैथोड भी किसको बनाए हैं? हाइड्रोजन। हमको पता है एनोड और कैथोड दोनों की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन कितना होता है? 0। मतलब कंसंट्रेशन मेरे को बदलना पड़ेगा, मतलब पीएच बदलना पड़ेगा। अरे H+ का क्या मतलब होता है? पीएच को H+ में कैसे बदलते हैं? -log H+ इज पीएच, है ना भाई? तो इसका मेरे को पीएच गिवन है, मतलब मान लो पीएच ना देके मेरे को कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन दिया है C2, इसका दिया है P1 और इसका दिया है हमारा P2। ये हमारे पास मालूम है। क्या क्या दिया है मेरे को? अरे एनोड में हमारे को प्रेशर और कंसंट्रेशन दिया है, और कैथोड में भी हमारे पास क्या दिया है? अरे कैथोड में भी हमारे पास क्या दिया है? दैट इज द प्रेशर और कंसंट्रेशन दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक अरे बोलो भाई, यहाँ तक कोई तकलीफ है या नहीं है? पक्की बात है ना? चलो, तो हमारे पास नर्स इक्वेशन क्या था बताओ जरा। हमारे पास नर्स इक्वेशन क्या होता है बताओ? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, बोलो, 0.05
591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अरे यही होता है ना भैया, अरे उसका स्टोइकोमेट्री होता है टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्री, पर अभी हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे फॉर्मूला में क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो डिफाइन किए थे हम लोग किसके लिए, अरे हम लोग अपना फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन किए थे, हम लोग अपना फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन किया था भाई, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तब, मतलब वो तो हम कंडीशने मान के चले थे ना। अच्छा देखना यहाँ पे तुम एक बात बताओ, सबसे पहले एनोड पे कैसा रिएक्शन चल रहा है, एनोड का रिएक्शन बता सकते हो क्या, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास ये H2 गैस होगा और ये कन्वर्ट हो रहा होगा 2H+ में, 2H+ एक्वस में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा होगा, सही है क्या। अच्छा इसका कंसंट्रेशन C1 दिया है और इसका प्रेशर P1 दिया है, सही है। अब हमारे पास तुम कैथोड ले लो, क्या ले लो, तुम्हारे पास कैथोड है। अब कैथोड में क्या क्या दिया है बोलो जरा, कैथोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हम लोग बोले कि 2H+ एक्वस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाया होगा, H2 गैस बनाया होगा, और इसका कंसंट्रेशन C2 है और इसका प्रेशर हमारा P2 है, सही है। अरे यही है या नहीं है। चलो अब एक बार इन दोनों रिएक्शन को जोड़ो, जोड़ो जरा दोनों रिएक्शन को, अरे एक बार दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे भाई तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों रिएक्शन को जोड़ें, ये देखो H2 गैस P1 प्रेशर के साथ इंटू 2H+ एक्वस C2 कंसंट्रेशन के साथ। अच्छा C2 कंसंट्रेशन तो H+ और H+ को काट नहीं सकते, अरे इसका C2 है और इसका C1 है तो कैसे काट दोगे दोनों को, अरे वो H+ है लेकिन दोनों का नंबर अलग अलग है ना भाई, तो उसको हम काट पीट नहीं सकते हैं। क्या दे रहा है मेरे को बोलो, 2H+ एक्वस कौन, C2 की C1, C1 प्लस H2 गैस P2 पे, अरे है क्या, अरे है नहीं है। चलो अगर इस पे इसका ना इस पे लगाना है, अब P1 C1 सबको लेंगे, प्रेशर को भी हम लोग यहाँ पे लेंगे एनोड में और कैथोड में, बताओ जरा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिखे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लिख सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अरे लिख सकते नहीं लिख सकते भैया, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ तो जरा, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो। अच्छा ई सेल हाइड्रोजन के लिए 0 हो जाता है क्या, सही है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है मेरे पास C1 का पावर 2 इंटू P2 अपॉन C2 का पावर 2 इंटू P1 है, अरे है या नहीं है भाई, यहां तक समझ, मतलब हम प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों एक साथ देख रहे हैं बराबर। तो देखो C1 इंटू P2 एंड C2 इंटू P1, समझ रहे हो क्या, ये हमारा कैसे आया है ये वाला दोनों यहां से, अरे क्लियर है भाई। जब तुम इसको करोगे ना, हैं कौन सा नहीं आया है, ये वाला ना, क्या ये वाला नहीं आया, ये वाला पोर्शन नहीं आया ना। तो देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन C1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C1 टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्री पावर 2 इंटू P2, तो दोनों प्रोडक्ट साइड है ना, और ये देखो दोनों रिएक्टेंट साइड है ना, तो नीचे तो हम लोग क्या लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अरे है ना भाई। और हम लोग जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना, वहां पे हम प्रेशर डाल सकते हैं, हम लोग प्रेशर क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग प्रेशर डाल दिया, जब सॉलिड ना तो प्रेशर होगा और ना ही कोई कंसंट्रेशन होगा, तो उसके लिए प्रेशर भी 1 आएगा और कंसंट्रेशन भी क्या आएगा हमारा 1 आएगा। अरे सही है क्या, यहाँ तक समझ में आई। चलो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, तुम्हारा क्या बना बताओ तो, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 लॉग C1 का पावर 2 इंटू P2 अपॉन C2 का पावर 2 इंटू P1। अच्छा C1 किसको दिखा रहा है, एनोड का कंसंट्रेशन की कैथोड का कंसंट्रेशन, एनोड का कंसंट्रेशन, ऊपर देखो C1 एनोड का कंसंट्रेशन दिखा रहा है, जबकि C2 कैथोड का कंसंट्रेशन, P1 दिखा रहा है एनोड का प्रेशर और P2 दिखा रहा है कैथोड का प्रेशर। और याद करो पहले भी हमारा था ना एनोड अपॉन कैथोड, क्या आ रहा है क्या, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो जरा, अरे ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -0.0591 अपॉन n लॉग C1 का पावर 2 इंटू P2 अपॉन C2 का पावर 2 इंटू P1। कोई दिक्कत भाई,
तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, इसको रख लेंगे अपन। ठीक है भाई, ये हमारा, अच्छा ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज नहीं होने वाला है कभी, है ना, इसको कभी यूज नहीं करेगा वो, एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है और आगे भी पूछा नहीं जाएगा, पर इसका क्या यूज है अपन वो बात कर लेते हैं। बराबर, तुमसे एग्जाम में क्या करेंगे ना, कंसंट्रेशन और प्रेशर से रिलेटेड पूछ लेगा कि अगर मान लो कि C1 ज्यादा हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस किस से डिसाइड होता है? जी से। किससे डिसाइड होता है? जी। अगर कॉपी के छत पे कहीं लिखना, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो अब ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है ये? स्पॉन्टेनियस। बराबर, स्पॉन्टेनियस। देखा, अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसा होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है ये? नॉन। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि भैया ये किस पे है? इक्विलिब्रियम पे है। किस पे भैया? इक्विलिब्रियम। ये कहीं पे लिख लेना। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या होता है? और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो रहा है, कराना नहीं पड़ रहा है, वो रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो जो रिएक्शन अपने आप हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस। जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो इक्विलिब्रियम पे है उसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0। उसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा भैया? 0। अरे आया कि नहीं आया भाई? यहाँ तक बात समझ में आई? अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी का वैल्यू 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम। तो तुमको ये वाला फॉर्मूला देके सिर्फ ये पूछ लेगा कि मान लो कि P1 P2 बराबर है, क्या बोल देगा तुमको? P1 P2 बराबर है। देखो, अगर तुमको C के टर्म में पूछना होगा तो P1 P2 बराबर करेगा, और P2 के टर्म में पूछना होगा तो तुमको C बराबर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर P1 P2 के टर्म में पूछना होगा तो कौन कांस्टेंट करेगा? C को, और अगर C पूछना होगा तो P1 P2 को कांस्टेंट मतलब बराबर करके उसको कटम करके हटा देगा। क्लियर भाई? तो अगर पूछेगा तुमसे C1 ज्यादा होगा तो बताओ स्पॉन्टेनियस कैसा होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस कैसा, मतलब रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। तुमको डेल्टा जी का वैल्यू पता है, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है बताओ तो? ई सेल के टर्म में डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NF ई नॉट सेल। देखो, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो ये रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाएगा। अरे पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बना देगा, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आया तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास? स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन अपने आप होगा, उसको कराने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे ई सेल का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव बन गया तो बताओ डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया, तब वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? तब वो हमारा क्या हो जाएगा भैया? नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो आया कि नहीं आया भाई? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आई बातें? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो हमारे को ई सेल का वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। अगर मुझे क्या करना है, रिएक्शन को कैसा रखना है? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। अगर हम चाहते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। अरे सही आया कि नहीं आया? हाँ, अगर ई पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव नहीं बन जाएगा, और कुल मिलाकर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? बराबर। अब हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन पे देखेंगे क्या, कि मान लो कि C1 बड़ा होगा तो क्या होगा, C2 बड़ा होगा तो क्या होगा, P1 बड़ा होगा तो क्या होगा, और P2 बड़ा होगा तो क्या होगा। अरे ये सब अपन देखेंगे या नहीं देखेंगे भाई? अरे देखेंगे या नहीं देखेंगे भाई? जल्दी बोलो। चलो, तो हम लोग कंडीशन मानते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या मानते हैं हम लोग? पहला हमारा ए कंडीशन है, इफ C1 इज इक्वल टू C2 एंड P1 इज इक्वल टू P2। बताओ फिर क्या होगा? अगर C1 इज इक्वल टू C2 है और P1 इज इक्वल टू P2 है तो ये दोनों बराबर हो गया तो कट गया 1, ये दोनों बराबर हो गया तो कट गया 1, और log 1 का वैल्यू 0, मतलब ई सेल 0 नहीं आया। तो ई सेल 0 तो डेल्टा जी भी 0, ई 0 तो ये भी 0, और 0 के लिए क्या होता है? इक्विलिब्रियम की नॉन स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? इक्विलिब्रियम। मतलब हम लोग ये बोले कि अगर ये कंडीशन होगा तो हम लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ई सेल 0 हो जाएगा, और ये कंडीशन किसका होगा भैया? इक्विलिब्रियम का। कौन सा कंडीशन होगा भैया? ये इक्विलिब्रियम का। कोई दिक्कत है भाई? अरे आया नहीं आया? अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? जब C1 इज इक्वल टू C2 हो
लेकिन P1 इज नॉट इक्वल टू P2 हो, क्या हो हमारे पास, इफ C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 इज नॉट इक्वल टू P2। अरे होगा नहीं होगा भाई, तो हमारा दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है बोलो, दूसरा कंडीशन हो सकता है इफ C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 इज नॉट इक्वल टू P2। अब P1 इज नॉट इक्वल टू P2 है तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है कि P1 बड़ा हो और हो सकता है P2 बड़ा हो, तो कोई एक देख लेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर P1 बड़ा हुआ और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया तो P2 बड़ा होगा तो अपने आप नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अरे दो ही कंडीशन है ना भाई, या P1 बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस, तो P2 बड़ा होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे सीधी सीधी बात है कि नहीं है भाई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 इज नॉट इक्वल टू P2, है ना भाई, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, तब इसमें कितना कंडीशन आ सकता है भाई बोलो। अरे इसमें क्या कंडीशन आ सकता है भाई, दो गो। कौन कौन सा कंडीशन आएगा बोलो। पहला कंडीशन क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, और दूसरा कंडीशन क्या आएगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। जब P1 ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है हमारे पास ये रिएक्शन, और जब P2 बड़ा होता है तो ये रिएक्शन हमारा कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तुम समझ गया होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आने वाला है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई, अरे आया नहीं आया भाई, समझना। जब C1 इज इक्वल टू C2 एंड P1 इज इक्वल टू P2 है तब ई सेल 0 आया, तब ये क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम में। जब C1 इज इक्वल टू C2 है तो ये दोनों तो कट गया आराम से, अरे ये वाला कट गया ना। अब बोल रहा है कि P1 बड़ा है P2 से, जब P1 बड़ा है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन लाएगा कि नहीं लाएगा, नेगेटिव साइन लाएगा तो देखो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना तो ई सेल पॉजिटिव हो गया वहां पे, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ ये स्पॉन्टेनियस होएगा कि नहीं होएगा। अगर P2 बड़ा हो गया तो P2 ऊपर में बड़ा है तो इसी के अनुसार डाटा आएगा, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव तो वहां पे नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई यहाँ तक। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, पहला कंडीशन जब C1 इज इक्वल टू C2 है और P1 इज इक्वल टू P2 है तब ई सेल इज इक्वल टू कितना है भैया 0। दूसरा कंडीशन इफ C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 इज नॉट इक्वल टू P2, तब इस केस में क्या होगा, दो कंडीशन, P1 बड़ा हो सकता है P2 से, P2 बड़ा हो सकता है P1 से। अगर P1 बड़ा है P2 से तब हम उसको क्या बोलेंगे स्पॉन्टेनियस, और अगर P2 बड़ा है P1 से तब हमारा क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, अरे यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई, अरे क्लियर है या नहीं है भाई। चलो अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या मान सकते हैं, इफ P1 इज इक्वल टू P2 बट C1 इज नॉट इक्वल टू C2, दूसरा कंडीशन आएगा क्या। अरे दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई बोलो जरा। तो सी कंडीशन क्या होगा बोलो, इफ P1 इज इक्वल टू P2 बट C1 इज नॉट इक्वल टू C2, तो इसमें फिर से दो कंडीशन आ जाएगा। अगर हमारा C1 बड़ा हुआ C2 से, फिर C2 बड़ा हुआ C1 से, ये कोई बताना चाहेगा क्या। अगर मान लो कि हमारा C1 बड़ा है, कंसीडर करो, है ना, मानते हैं, तो C1 बड़ा है ना तो C2 को तुम 1 मान लो, क्या मान लिया क्या 1, अरे C1 बड़ा है तो C2 को 1 मान लिया क्या, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में रह जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ई सेल क्या बना देगा, अरे नेगेटिव बनाएगा, और वहां पे नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब C1 बड़ा होगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे ये आना भी चाहिए था भाई, देखो अगर P1 ऊपर P1 नीचे में है ना, अरे P1 नीचे में है ना तो ज्यादा हो रहा था तो स्पॉन्टेनियस आ रहा था, तो C1 ऊपर में है तो जब ज्यादा आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना रे। अरे उलट गया, नहीं उल्टा, तो ये हमारा क्या हो गया स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है क्या, अरे आया नहीं आया भाई, यहां तक बातें क्लियर है भाई, अरे यहां तक बातें समझ में आई क्या, वापस से बोलो जरा। जब C1 इज इक्वल टू C2 एंड P1 इज इक्वल टू P2 होगा तब इक्विलिब्रियम पे होगा, ई सेल 0 हो जाएगा। जब C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 इज नॉट इक्वल टू P2 होगा तब दो कंडीशन, P1 बड़ा हो सकता है या फिर P2 बड़ा हो। अगर P1 बड़ा हुआ तो स्पॉन्टेनियस। अच्छा ये स्पॉन्टेनियस है मतलब कंफर्म हो गया कि ई सेल पॉजिटिव है, अरे बोलो ना, ये कंफर्म हो गया कि भैया ई सेल कैसा है पॉजिटिव है। और हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, अगर हमारा P2 बड़ा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस। वही अगर हमारा C1 बड़ा हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस और C2 बड़ा हुआ तो स्पॉन्टेनियस। समझ में आया नहीं आया भाई, अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है, अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई।
यहां तक लिखो जल्दी, लिखेंगे जल्दी से। चलो यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे यहां तक बातें समझ में आ गई क्या? अब भाई सबका हो चुका है। अब सब कैसे लिख लिया? चलो आ जाओ इधर देखो, यहां तक समझ में आ गया क्या? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या यहां तक? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, उसमें लिखेंगे कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, कैलकुलेट the EMF of the following cell at 298 Kelvin temperature, at 298 Kelvin temperature, at 298 Kelvin temperature। पहला है हमारे पास प्लेटिनम सॉलिड, हाइड्रोजन गैस, प्रेशर है हमारे पास 1 बार, और ये हमारे पास H प्लस गैस, इसका कंसंट्रेशन मतलब pH दिया हुआ है, pH इज इक्वल टू 2। इसके बाद दिया है इसका H प्लस का जो दिया हुआ है एक्वस, और ये दिया है pH इज इक्वल टू 5, और हमारे पास ये H2 गैस 1 बार प्लेटिनम सॉलिड। बताओ इसके लिए तुमको EMF ऑफ द सेल निकालना है। याद करो इसके लिए OP निकलेगा, कितना निकलेगा? 0.0591 इंटू 2। इसके लिए क्या निकलेगा? माइनस 0.0591 इंटू 5। इसके लिए RP निकलेगा और इसके लिए OP निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हम इतना करेंगे क्या? अरे हम इतना करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम इतना, अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि भैया एक एक चीज को तुम 4 बार करते रहो। आया कि नहीं आया? सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लो। देखो प्रेशर तो बराबर है ना, तो डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालोगे पीएच का कितना आएगा? 3। किस तरफ ज्यादा है? कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ? हैं? कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ? कैथोड का वैल्यू नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? हमारा हाइड्रोजन के लिए नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? नेगेटिव था। तो हमारा ई सेल सीधे सीधे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू 3। बस खत्म, यही आंसर होगा। नहीं समझ में आया? हमारा यही आंसर है। कितना है? 0.0591 इंटू 3। समझ में आया क्या किया हम लोग? अच्छा अगर एनोड ज्यादा होता तो क्या करते? यही वैल्यू पॉजिटिव में आता। बस इतना ही अंतर होता, आगे बाकी कुछ नहीं। बराबर? अरे बस इतना ही अंतर होता, बाकी कुछ नहीं किया भाई। देखो ये 2 है, ये 5 है, तो घटा दिए, कितना बचा? 3। तो 3 के तरफ बचा है? ए तरफ बचा कि ए तरफ बचा? ए तरफ ना, 3 ए तरफ है, ज्यादा है तो ए तरफ बचेगा ना। तो ए तरफ बचा, तो याद करो कैथोड है और कैथोड का वैल्यू हम नेगेटिव बताए थे। तो देखो माइनस 0.0591 इंटू 3 खत्म। अगर ए तरफ बचता तो प्लस 0.09। अरे आया कि नहीं आया भैया? समझ में आ रहा है क्या? ये सब क्वेश्चन लिखा नहीं जाएगा तब तक तुम आंसर बोल देगा। बराबर है क्या? अगला ट्राई करेंगे, ठीक है? अगला ट्राई करेंगे भाई। अगर अगला किसी का गलत हुआ यकीन करो सबको गोली मार देंगे अपन। बराबर है क्या? चलो आ जाओ। तो ये देखो हमारे पास यहाँ है प्लेटिनम सॉलिड, फिर है H2 गैस, यहाँ पे है 1 बार, यहाँ पे हमारे पास H प्लस एक्वस, फिर है हमारे पास H प्लस एक्वस,
फिर हमारे पास H2 गैस, फिर हमारे पास प्लेटिनम सॉलिड। ये है 1 बार, ये है हमारा 3, pH इज इक्वल टू कितना दिया है इसका 3 दिया है, और इसका pH दिया है भैया 5। बताओ इसका आंसर। (0.0591 इंटू खत्म आंसर। बराबर है क्या? कैसा लगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आसान आसान क्वेश्चन? यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आता है, नहीं कर पाता है बच्चा, है ना। हाँ जी बिल्कुल, यही है आंसर। समझ में आया क्या? नीट के एग्जाम में डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है अपने को, और आंखों आंखों में कर ले तो ज्यादा मजा आएगा ना। है, आंखों आंखों में तो लोग बहुत कुछ कर लेता है, हम लोग तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आज चलो, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? चलो आ जाओ, यहां तक हो गया क्या? अरे यहां तक हो गया क्या? चलो देखो, अरे चलो देखो भाई, हमारा क्या क्या खत्म हो गया। अरे देखो इधर, अरे चलो, मेरा क्या क्या खत्म हो गया भाई, समझना। हम लोग लगभग पार्ट ए जो है ना, हम लोग मैक्सिमम बात कर चुके हैं। बोला था ना पार्ट ए खत्म, लगभग हमारा चैप्टर खत्म होने वाला हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा टाइम लगेगा ना उसके बाद। तो ये हमारा लगभग पार्ट ए खत्म हो गया। उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा अभी हमारे पास, कंसंट्रेशन सेल। अभी तक हम लोग क्या किए हैं? अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोड डाले हैं, सेम कंसंट्रेशन यूज कर। अब हम कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर करके हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? अब कंसंट्रेशन सेल तैयार करेंगे, ठीक है भाई। अरे आया नहीं आया भाई? तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? कंसंट्रेशन सेल। एक फ्रेश पेज में एकदम मस्त टॉपिक डालना, दैट इज द कंसंट्रेशन सेल। मिटा दें? अरे मिटाऊं इसको, टाइम दूं लिखने का? तुम इनऑर्गेनिक का कॉपी लेके आया है? निकल जाके लेके आओ। चलो, तो हम लोग अगला किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन सेल की। तो सब लोग टॉपिक डालेंगे कंसंट्रेशन सेल। सब लोग टॉपिक डालेंगे भैया कंसंट्रेशन सेल। हो गया? लिख लिया क्या कंसंट्रेशन सेल? अरे हो गया क्या? क्या हो गया? क्या पढ़ लिए हैं अपन? क्या नहीं पढ़े हैं बताओ? हाँ बताओ ना तीनों। हाँ तो क्या क्या है बताओ ना। हाँ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लिए, और तो टेम्परेचर नहीं देखते थे। हाँ आगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या बता तो दिए थे। जो मेटल इलेक्ट्रोड ऊपर है वो ज्यादा अच्छा एनोड है, जो नीचे है वो कम अच्छा इलेक्ट्रोड है। नहीं बताए थे नेचर? अब दोबारा बताएं। चलो आ जाओ। अच्छा एक बात देखो, मैंने बताया था भाई कि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूं भैया? हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। जबकि इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं, मतलब नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमारा जो सीरीज था उसके अनुसार। क्लियर है भाई? अरे आया नहीं आया? यही था ना भाई। तो इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे जरा, कंसंट्रेशन सेल में अपन स्टेटमेंट लिखेंगे। आज अपन खत्म करेंगे पूरा पार्ट ए खत्म करके आज चालू करेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बराबर है क्या? बोला था ना एक तो हमारा, अरे यार याद करो, दो था, एनर्जी को दो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में। एक बार डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी और एक बार चार्जिंग ऑफ बैटरी। अरे था या नहीं था भाई? तुम लोग सब भूल गए। स्टार्टिंग में बताया था भाई। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की चार्जिंग ऑफ बैटरी?
अब डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, पहले हम ईएमएफ बना रहे हैं और उसे करंट पास करवा रहे हैं, आया कि नहीं आया। उसके बाद अब थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे, अब उसको चार्ज करेंगे। मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखो क्वेश्चन अगर आना होगा ना तो भैया यही दो टॉपिक से आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल से, बराबर है क्या? यहीं से आना होगा क्वेश्चन। तीसरे पार्ट से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन यकीन मानो जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है ना वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। क्लियर है? बस कुछ कंसेप्ट होता है जिसको याद रखना पड़ता है, बस बात खत्म। तो इसमें लिखेंगे अपन कंसंट्रेशन सेल में, अपन लिखेंगे कंसंट्रेशन सेल में लिखेंगे सच सेल which are constructed with the help of such cell which are constructed with the help of such cell which are constructed with the help of same type of electrode। मतलब हम लोग यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों एक ही को लेंगे, समझ रहे हो भाई? यहाँ पे हम लोग एनोड और कैथोड दोनों को एक ही लेंगे। अच्छा याद करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कंसंट्रेशन बदलने के बाद फर्क पड़ा था या नहीं पड़ा था? अगर फर्क पड़ सकता है तो उसकी मदद से हम बैटरी भी बना सकते हैं। एक ही इलेक्ट्रोड रहेगा, फिर भी कोई कैथोड की तरह बिहेव करने लगेगा और कोई एनोड की तरह। अबे आया कि नहीं आया यहां तक? चलो लिखेंगे सच सेल विच आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर नोन एज कंसंट्रेशन सेल because EMF of these cells at constant temperature depend only on concentration constant temperature depends only on concentration क्या हो गया? क्या? at constant temperature depends only on concentration हो गया। चलो एक हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब, एक कंसंट्रेशन सेल। मतलब समझ रहे हो ना, हम सेम टाइप का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। अगर एक जिंक यूज कर रहे हैं हम लोग एनोड में, तो कैथोड में भी किसको यूज करेंगे? जिंक को। लेकिन एनोड का कंसंट्रेशन और कैथोड का कंसंट्रेशन अलग रखेंगे, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग हो गया तो हम लोग फिर क्या बोलेंगे भैया, वहां पे क्या हो जाएगा, हमारे को कुछ ना कुछ ईएमएफ आ जाएगा हमारे सेल का। अरे सही है या नहीं है? तो हम लोग देना एक कंटेनर है। अच्छा दोनों एक के तरह का आयन यूज कर लेते हैं ना भाई? अरे कर ले क्या? ये हमारे पास कंटेनर, हम इसको घेर दिए और ये हम लोग बोल दिए कि भैया ये पोरस प्लेट है। बताओ सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत है क्या अब? अरे ये पोरस प्लेट है, बताओ सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत है? नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एगो इलेक्ट्रोड डाले, कच्ची का इलेक्ट्रोड डाल रहे हैं भाई, जिंक इलेक्ट्रोड, और यहां भी हम इलेक्ट्रोड डालेंगे कच्ची का, जिंक का ही वापस से हम डाले। तो बताओ सॉल्यूशन किसका बनाओगे? ZnSO4 का। तो इधर भी सॉल्यूशन किसका है? Zn। अगर सॉल्यूशन मिक्स भी हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा बहुत नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना भैया इससे। अरे है ना भाई, हम इसको जोड़ दिए इसके साथ। अब बताओ देखो, इसका कंसंट्रेशन हम लेते हैं C1 और इसका कंसंट्रेशन हम लेते हैं C2। बताओ इसमें से कौन एनोड है और कौन कैथोड है? दोनों में से कौन एनोड है कौन कैथोड है? अरे ये वाला एनोड है और ये वाला कैथोड है, तुमको पता है ना भाई। तो ये वाला हमारा एनोड वाला कंपार्टमेंट और ये वाला हमारा कैथोडिक कंपार्टमेंट है। अरे याद है या भूल गए? अरे याद है या भूल गए? अच्छा देखो, हम जिंक लिए हैं, हम किसको लिए भैया? जिंक को। तो इसका स्टैंडर्ड SRP या SOP वो तो सेम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे सेम होगा या नहीं होगा भाई? तो सेम होगा। जब सेम साइन होता है तो उसको घटा देते हैं ना, तो वो तो कुल मिला के 0 आ जाएगा हमारा। अरे आएगा कि नहीं? मतलब हमारा बच जाएगा E cell इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अरे क्या यही बचेगा क्या हमारे पास? समझना जरा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? E cell बोलो इज इक्वल टू E नॉट सेल -0.0591 अपॉन n log बोलो कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अरे यही होता है ना भैया? अरे बोलो क्या यहाँ पे E सेल 0 आएगा क्या? क्योंकि भैया दोनों ही इलेक्ट्रोड कौन है हमारे पास? एक जैसे।
जब एक जैसा इलेक्ट्रोड है तो क्या तुम उसका बैटरी बना पाओगे? अरे नहीं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो तुम नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब इसका भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है, तब तुम बैटरी नहीं बना सकते। क्लियर है भाई? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा बोलो ई सेल कितना हो जाएगा, 0। अरे क्लियर है भाई? जब ई सेल हमारा, अच्छा तुमको समझ में आ जाएगा ना कि जिंक का 0 कैसे हुआ, क्योंकि भैया दोनों इलेक्ट्रोड हम किसका लिए हैं, जिंक का। तो इसके अनुसार हमारा क्या बन जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा, 0.0591 माइनस में अपॉन एन लॉग, बताओ एनोड का कंसंट्रेशन कितना दिया है, C1, कैथोड का कितना दिया है, C2। तो ये हो जाएगा हमारा C1 अपॉन C2। अरे बोलो सही बात गलत बात? अगर मान लो C1 इज इक्वल टू C2 हुआ, कंसिडर करो, इफ C1 इज इक्वल टू C2 हुआ, तो बताओ ई सेल 0 आएगा या नॉन 0 आएगा? देखो ये C1 इज इक्वल टू C2 है तो ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 लॉग 1 का वैल्यू, अरे लॉग 1 का वैल्यू, तो ये वाला टर्म, तो ई सेल, समझ में आए? तो यहां पे हम लोग नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, पहला पॉइंट है, इफ C1 इज इक्वल टू C2 होगा तब ई सेल कितना होगा भाई, 0। मतलब ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, कोई रिएक्शन नहीं चल रहा, कोई करंट पास नहीं हो रहा है। अरे बोलो भाई, चलो अगला कंसीडर देखो, अगला मानो इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 हुआ, तब क्या होगा, C1 इज ग्रेटर देन C2 हुआ, तब ई सेल जो है, देखना इधर, C1 ज्यादा है C2 से, तो इसको 1 मान लो, तो इसका नेगेटिव जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। तो हमारा यहाँ पे ई सेल जो आएगा वो ई सेल आएगा नेगेटिव। तो अगर ई सेल नेगेटिव आया तो बताओ डेल्टा जी आएगा, अरे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है ना, तो ई सेल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा हो जाएगा ये हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा हो जाएगा हमारे पास ये, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगला सी पॉइंट हमारे पास, इफ C2 इज ग्रेटर देन C1 है, तब देखो ई सेल क्या पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा? तब बताओ डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल होता है कि नहीं होता है? तो बताओ क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो ये होगा हमारे पास स्पॉन्टेनियस। समझ में आएगा? कंसंट्रेशन सेल क्लियर है क्या? अरे कंसंट्रेशन सेल क्लियर है। अगर तुमको C1 और C2 का वैल्यू दिया है तो क्या ई सेल नहीं निकल जाएगा तुम्हारे को? अरे अगर तुमको C1 और C2 का वैल्यू दिया है तो क्या तुम ई सेल निकाल सकते या नहीं निकाल सकते? मान लो अगर C1 बोल रहा है ज्यादा, तो C1 को 4 मान लो और C2 को 1 मान लो, 4 मोलर 2 मोलर मान सकते हैं? तो ये तो कटेगा तो 2 आएगा, तो log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। तो देखो ये प्लस में होता है ना, तो देखो माइनस और प्लस मिलके माइनस रह जाएगा। तो देखो जब C1 ज्यादा है तो ई सेल का वैल्यू नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुल मिला के ये नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत? अरे यहां तक समझ में आई नहीं आई बात? समझ में, समझ में आया? कंसंट्रेशन सेल कैसे बनते हैं? कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है कि भैया हम इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहे हैं एनोड और कैथोड के तौर पे, वो एक ही है, हम दोनों में जिंक ही यूज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तो बातें नहीं, स्टैंडर्ड ईएमएफ का तो अब बातें खत्म हो गया, बराबर है क्या? स्टैंडर्ड ईएमएफ तो 0 आ जाएगा। समझ में आएगा? अब कंसंट्रेशन के आधार पे हमारा क्या चेंज होगा, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो अलग अलग कंसंट्रेशन है, अलग अलग कंसंट्रेशन है तो अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अरे सही है ना, कंसंट्रेशन के टर्म में बता दिया था ना, तो अलग अलग होगा तो उसके अनुसार कुछ ना कुछ ईएमएफ आ जाएगा, जो हमारा आ गया। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे बोलो क्या यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? बोलना। चलो हो गया क्या? अरे यहां तक हो गया क्या? चलो क्वेश्चन लिखेंगे एक, रुकी उकी वाला कोई कंसेप्ट नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। एक्टिंग चलो हमको
चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, at 298 Kelvin temperature, at 298 Kelvin temperature, EMF of the following cell, EMF दिया हुआ है, EMF of the following cell, EMF of the following cell is 0.0295 volt. हाँ, 0.0295 volt. Then calculate the number of electron involves in cell reaction. मतलब तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब n निकालना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब तुमको समझ में आएगा कि कैसे आएगा कि भैया हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन। तो भैया अगर कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन होगा तो तुमको दोनों का कंसंट्रेशन दे रखेगा, एनोड का भी और कैथोड का भी। अरे दिएगा कि नहीं देगा, तभी ना फर्क पड़ेगा। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द सेल रिएक्शन। हमारे पास सेल रिएक्शन है, ये सॉलिड गया कुछ प्लस n में, बराबर है क्या, और ये रहा हमारा एक्वस, ये रहा हमारा एक्वस, और इसका दिया है m/20। इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, m/20। फिर आया हमारा ये, फिर हो गया हमारा x प्लस n एक्वस, और ये दिया है हमारा m/2, और फिर दिया है हमारे पास x सॉलिड। अब बताना है तुमको, देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ जाएगा कि भैया एनोड और कैथोड सेल है। कैसे, क्या कि दोनों का इलेक्ट्रोड सेम, देखो दोनों एक से है। अरे है क्या, दोनों एक्स है तो दोनों एक के जैसा हुआ ना रे। इसका मतलब फिक्स है कि हमारे को U वाला फॉर्मूला नहीं E वाला लगाना है, बराबर है क्या। तो इसके अनुसार तुम क्या लगा दोगे, बोलो E सेल इज इक्वल टू, बोलो E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अरे होता है ना। अच्छा, ई सेल जीरो हो जाएगा कंसंट्रेशन सेल के लिए, हमको पता है कंसंट्रेशन के सेल के लिए ई सेल जीरो, ई नॉट सेल क्या हो जाता है, जीरो। तो ये वाला वैल्यू जीरो हो गया। तो बताओ ई सेल तुमको क्वेश्चन में दिया है क्या, कितना दिया है, 0.0295 दिया है क्या पहले से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0591 अपॉन n लॉग कितना दिया है m/20 अपॉन m/2। सही है। देखो m से m गया क्या, अरे 2 से ये 2 गया, मतलब 10 बच गया। तो ये 1/10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बोलो जरा। अच्छा n इधर कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0591 अपॉन 0.0295 लॉग 10 की पावर -1। सही है। अरे यहाँ पे माइनस का साइन है पहले से, देखो ना ये वाला माइनस साइन है, माइनस साइन है ये वाला पहले से, ठीक है भाई। अब देखो ये वाला लॉग 10 की पावर -1 है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा देखो ये एग्जैक्टली 2 बार में जाएगा क्या, ये एग्जैक्ट 2 बार में चला गया क्या। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 का वैल्यू 1, तो ये हमारा कितना हो गया 2। तो इसमें बताओ कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, 2। कैसे पता चला, सबसे पहला कंडीशन कि भैया दोनों इलेक्ट्रोड सेम दिया है x, बराबर है क्या। अगर दोनों इलेक्ट्रोड अलग होता तो क्या तुम ये वाला लगाता, मतलब क्या ई सेल जीरो कर पाते क्या। अगर ये दोनों अलग अलग दिया रहता तो क्या तुम ई सेल जीरो कर पाते क्या, नहीं, ई सेल कुछ ना कुछ तो भी करता, बराबर है क्या। हमारा ई सेल कुछ ना कुछ आता। क्लियर है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या। अरे सबका n इज इक्वल टू 2 आया क्या, हटा दूं इधर वाला। करो जल्दी, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। अरे एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड, इधर वाला एनोड इधर वाला कैथोड होता है ना, खत्म। मेरे को नहीं लगता है कि ये वाला फॉर्मूला तुम भूलेगा, इतना बार यूज हुआ है कि भूल नहीं सकते अपन। अच्छा तुम्हारा काम क्या है, सुनो तुम्हारा काम क्या है, परसों का जो क्लास होगा ना हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का,
उसमें कुछ पढ़ाएंगे नहीं अपन, ठीक है भाई। तुम्हारा पूरा फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर से लेके अभी तक का मैं बीच से कहीं से भी क्वेश्चन पूछूंगा, किसी से भी, बराबर है क्या? हर एक जने से 5 क्वेश्चन करूंगा, अगर नहीं बता पाए तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, उसके बाद हम पार्ट बी का क्लास नहीं करने देंगे, फिर पार्ट सी का क्लास करना। 5 सवाल करेंगे, अगर नहीं बता पाया तो जब तक तुम उन्हें याद करेगा तब तक ना वीडियो तो बनेगा ही, फिर जब तुम कर लेगा याद तो पार्ट बी अपलोड हो जाएगा, देख लेना, बराबर है क्या? इसलिए ध्यान रखेंगे। क्लियर है? पहले बता दिया हूं आज, बाद में तुम मेरे को बोलना नहीं। करना क्या है भाई, पीछे वाला? अरे यार कैलकुलेशन है, कोई रटना है इसमें? कैलकुलेशन है, देखना है, पढ़ना है, और क्या? नहीं, ऐसे पूछूंगा कम बेसिक कंसेप्ट सब, जिसकी मदद से क्वेश्चन बनता है। चलो, यहां तक समझ में आई क्या बात? अरे यहां तक क्लियर है? अब बोल भी नहीं करेगा सब। यहां तक सारी बातें क्लियर है भाई? चलो, उसका टॉपिक डालना हमारा, ये हमारा खत्म हो गया कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है भाई? अब टॉपिक डालो स्पेशल पॉइंट्स। अब खत्म हो रहा है तो इसमें स्पेशल पॉइंट्स आएगा ना भाई? स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। चलो, हो गया? अरे मेरे भाई, हुआ क्या? स्पेशल पॉइंट में हमारा सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट नंबर। सबसे पहला क्या है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट नंबर। लिखेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर, गाड़ी का नंबर नहीं, बोलिए। चलो आ जाओ। तो स्पेशल पॉइंट में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट नंबर। उसमें लिखना द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरीड बाय एन आयन, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट carried by an ion, carried by an ion is called transport number. Fraction of electric current, fraction of electric current carried by an ion is called transport number. मतलब वो फ्रैक्शन करंट का जो किसकी वजह से आता है? आयन के मूवमेंट की वजह से, आयन के ट्रांसपोर्ट की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। अच्छा, आयन में कौन कौन सा आयन होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव मूव करेगा तब भी करंट आएगा, और नेगेटिव मूव करेगा तब भी करंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो पॉजिटिव से भी करंट आएगा और नेगेटिव से भी करंट आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग दोनों का हम लोग ये बोलते हैं कि टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा ना, वो ट्रांसपोर्ट नंबर पॉजिटिव का प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर नेगेटिव के बराबर होगा। नहीं, अरे हम क्या बोल रहे हैं? द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर कैरीड आउट बाय आयन इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर। मतलब आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो आएगा उसी को टोटल मिला के हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर बोलेंगे। तो लिखेंगे इसमें आगे द सम ऑफ ट्रांस, अगला पॉइंट है द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन, द सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन and anion, the sum of transport number of cation and anion, the sum of transport number of cation and anion is unity. unity मतलब, अरे unity मतलब वन, मतलब एक होता है, एकजुट नहीं। यूनिट का मतलब वन, एक वन आएगा। अरे जैसे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था हमारा? वन आ रहा था ना। मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था हमारा? वन। वैसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर का भी वैल्यू हमारा कितना आने वाला है? वन। अच्छा, तुम समझ गया होगा कि अगर ट्रांसपोर्ट नंबर का वैल्यू वन आने वाला है तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला होगा? अरे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था भाई? मोल ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैस, अरे था ना। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू मतलब क्या बोलते हैं उसको? मूवमेंट है ना। अरे मूवमेंट है ना, तो मोबिलिटी ऑफ कटायन अपॉन टोटल मोबिलिटी। अरे कटायन और अनायन कितना मूव कर रहा है? अरे सही है कि नहीं है भाई?
अरे आया नहीं आया भाई, बोलो। अच्छा, मतलब कब मोबिलिटी कब निकालेंगे? जब हम लोग आइडियल कंसंट्रेशन देंगे तब ना। जब डाइल्यूटेड समझना, कोई भी आयन आसानी से कब घूम सकता है? जब पानी ज्यादा और आयन कम हो, केवल तभी ना। तो हम लोग बोले एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर हम इनफाइनाइटली डाइल्यूट करेंगे तब उस केस में हमारे को जो आयन का मोबिलिटी आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अरे जब 4 गो आदमी रूम में है तब मूवमेंट करे, और अकेला आदमी रूम में है तब मूवमेंट करे, तो किसमें मूवमेंट ज्यादा होगा? आदमी का। जब अकेला होगा तब ना मूवमेंट ज्यादा करेगा वो, और जब 4 होगा तो टकराने का चांस होगा कि नहीं होगा? तो उसमें कम हो। तो हम लोग बात करें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आ रहा है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सही है? अरे मोल फ्रैक्शन का भी फॉर्मूला इसे था ना, मोल अपॉन दे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, था कि नहीं था भाई? और इसका भी वैल्यू 1 आएगा, उसका भी वैल्यू 1 आ रहा था। तो बताओ नेगेटिव का क्या हो जाएगा, अनायन का क्या हो जाएगा? बोलो। मोबिलिटी ऑफ अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक? ये बस पॉइंट है हमारे को, इससे कभी सवाल नहीं आएगा। अगर पूछ भी लिया तो यही पूछेगा कि भैया टी प्लस टी माइनस का वैल्यू कितना आएगा। तो तुम लोग ये बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 1। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोलो? क्या मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 आया था क्या? तो वैसे ही इसका भी 1 आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा भाई? पक्की बात याद रहेगी यहां तक बातें? अरे यहां तक याद रहेगा क्या? चलो एक फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है। अगला स्पेशल पॉइंट में हमारा पहला क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट नंबर। दूसरा डालना थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेल। दूसरा डालना थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। दूसरा है हमारे पास थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ ए सेल। नहीं आ रहा है ना? इसमें बस एक फॉर्मूला है जो याद रख लेना है। इफिशियंसी जो यहाँ पे निकलेगा भैया, जो इफिशियंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो इफिशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। देखो एन, अब ये एन नहीं है, ईटा है, बराबर है? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईटा, 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 बराबर? ईटा, बराबर है क्या? इसको ईटा पढ़ते हैं, बराबर है क्या? इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। क्या होता है इसका फॉर्मूला? डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। अच्छा, डेल्टा एच तुमको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और ई सेल और एन दिया रहेगा, एफ तुमको मालूम है, डेल्टा जी निकल जाएगा। अरे बोलो ना। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ईटा इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस एन एफ ई सेल या फिर ई नॉट सेल जो भी हो अपॉन डेल्टा एच। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना। अरे इंपॉर्टेंट रहेगा ना हमारे लिए ये, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये वाला फॉर्मूला। क्लियर भाई? तो इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करेंगे, इस फॉर्मूले पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे। समझ ना? इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे में कितना हम कितना काम कर सकते हैं, अगर हम जितना काम कर सकते हैं उतना कर दिए तो 100%। लेकिन 100% कोई इफिशियंसी दे सकता है क्या अपना? नहीं, 100% इफिशियंसी नहीं होता। एक अकेले मेरा ही है जिसका 110% इफिशियंसी है, बराबर है क्या? अबे मेरा इफिशियंसी 110% है। सुबह से इतना सारा क्लास लेते तुमको पता भी है कि? क्या बहुत है अपना इफिशियंसी, है कि नहीं? चलो, तो किसी का इफिशियंसी 100% से ज्यादा हो सकता है? नहीं, 100% नहीं होता भैया, सबका उससे कम में होता है। ठीक है भाई, अपना एक्सेप्शन है ना। चलो, अरे हो गया क्या? अरे हुआ नहीं हुआ?
क्या? चल कर ले, क्वेश्चन लिखेंगे। अरे क्वेश्चन तुमको भी करना है, ठीक है? लिखो, एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सेल इज, एफिशिएंसी ऑफ अ फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सेल इज, एफिशिएंसी मतलब एन दिया रहेगा, ठीक है तुमको? एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ ए हाइपोथेटिकल सेल इज 84%। efficiency of a following hypothetical cell is 84%. Efficiency of the following hypothetical cell is 84%. And delta H and delta H and delta H, देखना, efficiency of the following hypothetical cell is 84%, is 84%. And delta H is equal to minus 285 किलो जूल। अरे किलो जूल को तुम जूल में बदलेगा तो 3 को जूल चलेगा ना? अरे किलो का मतलब 1000 होता है ना रे। चलो लिखेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 285 किलो जूल होगा। देन कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ गए क्या निकालना है? अबे नहीं समझ में आया क्या? देन कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा मान लो एन का डाटा कुछ दिया है क्या तुम्हारे को क्वेश्चन में? जब एन नहीं दिया है तो हर बार हमारा कितना माना जा रहा था? 2। तो इस बार भी हम क्या मानेंगे? 2। जब एन कुछ ना दिया जाए तो क्या मानोगे? 2। क्लियर है? ब्रैकेट में लिख देना एन इज इक्वल टू 2। एफ तो तुमको पहले से मालूम है 96500। क्लियर है? अरे क्वेश्चन में क्या है देखो, एन दिया है 84/100। अरे 84% का क्या मतलब? 84/100 को नंबर बदल लो, 84/100 परसेंटेज खत्म हो गया। एन तुमको पता है, एफ तुमको पता है, डेल्टा एस तुमको पता है, ई सेल नहीं निकल जाएगा? निकालो। तो परसेंटेज को नहीं, कहां परसेंटेज निकाला है? तो परसेंटेज में थोड़ी दिया है, परसेंटेज को चेंज करो ना, 84/100 हो जाएगा सीधे। जल्दी करो। एफ कितना होता है? एफ उसमें नहीं लिखा है, तुम बताओ कितना होता है एफ का वैल्यू? एफ का वैल्यू कितना होता है? तुमसे पूछ रहा हूं। 96500 कब का बता चुका हूं। हाँ तो फिर हो गया, आंसर आ गया सबका? अरे 84/100, अब देखो ऊपर भी माइनस और डेल्टा एच भी माइनस में दे दिया, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अरे माइनस से माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा? हो गया क्या? आया होगा 2 इंटू 96500 इंटू ई सेल अपॉन 285,000 इज इक्वल टू 84/100। आया? करो। क्या छोड़ दी?
एग्जैक्टली इस वीक में जो है ना हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा चालू हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग नहीं आया होगा, 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। चेक करो फिर से, देखो जरा। अरे यार इतना क्या कैलकुलेट कर रहे हो भाई, ये तुमको आया होगा ई सेल इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा एच अपॉन एन एफ, आया है। डेल्टा एच नेगेटिव में था तो नेगेटिव नेगेटिव तो वैसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 28500 अपॉन, अपॉन क्या था यहाँ पे, अरे डेल्टा एच है ना, हाँ 000 अपॉन, ये भाई अच्छा ये ईंटा है, एक सेकंड रुको, इधर देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो, 84/100 इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो कितना, -2 इंटू 96500 इंटू बोलो ई सेल अपॉन -28500, 102030 कट गया क्या, अरे 30 था ना, 102030 103, खत्म, खत्म ना। अब ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, 965 आएगा। तो देखो ई सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 84 इंटू 285 अपॉन 2 इंटू 965 इंटू 10, ये तुमको आएगा 1.2 वोल्ट। आ गया क्या यहाँ तक, अरे यहाँ तक बातें समझ में आ गई क्या, आ जाओ, क्या फिर भी, चलो यहाँ तक हो गया, अरे यहाँ तक हुआ भाई, तो 2 पॉइंट हो गया स्पेशल पॉइंट में, कौन कौन हो गया हमारा, एक ट्रांसपोर्ट नंबर और दूसरा हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ, थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी सेल। क्या हो गया फॉर्मूला एफिशिएंसी का, ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, और डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मतलब ई नॉट नहीं अब ई सेल, बराबर है क्या, नॉर्मल, क्लियर है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा जी नॉट बराबर, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो सीधे डेल्टा जी। आया कि नहीं आया भाई यहाँ तक, चलो तीसरा डालना, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के एस पी। तीसरा, पहला क्या हो गया हमारा, अच्छा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ना के एस पी, ये तुमको समझ में नहीं आएगा, ये तुमको तब समझ में आएगा ना जब तुम 11th का मैं क्या पढ़ाऊंगा तुमको, आयनिक इक्विलिब्रियम, याद करो दो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम तुमको समझ में आएगा कौन, दैट इज अ केएसपी, वहां पे हम केएसपी निकालते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। केएसपी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो लिखेंगे यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी। जब मैं बताऊंगा ना आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद फिर वापस मैं बोलूंगा कि यहां पे बताया था निकालने का, यहां पे फिर से सीख लेना, बराबर है क्या, अरे आया नहीं आया यहां तक, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट केएसपी, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, क्लियर है, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं, क्लियर है ना। लिखेंगे क्वेश्चन, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, calculate the solubility product constant for AgCl, for AgCl with the help of following data,
with the help of following data. हो गया? अरे आया नहीं आया? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डाटा। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन में? कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर AgCl। मतलब लगा के लिख देना वहां पे फॉर AgCl, फॉर AgCl, फॉर AgCl। हो गया? फॉर AgCl हो गया? चलो समझना जरा, यहां पे तुमको डाटा गिवन है। जब हम AgCl में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो हमारा बनता है Ag प्लस Cl माइनस, और इसके लिए भैया E नॉट दिया हुआ है कितना? 0.22 वोल्ट। कितना दिया भैया? 0.22 वोल्ट। अगला है, जब हम Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब आता है Ag सॉलिड, और इसके लिए E नॉट दिया हुआ है हमारा 0.80 वोल्ट। कितना दिया है हमारे पास? तो देखो इस हिसाब से तुम क्या निकाल सकते हो बताओ। सबसे पहले अगर तुमको किसी का EMF कैलकुलेट करना है, समझना, तो क्या ये तुमको क्या दिया है? ऑक्सीडेशन दिया है कि रिडक्शन दिया है? अबे अनड़ा गई हो क्या? रिडक्शन दिया है अनड़ी। समझ में आ रहा है? ये क्या दिया है तुमको? रिडक्शन। अच्छा यहां क्या दिया है इस वाले रिएक्शन में? अच्छा सबसे पहले बताओ AgCl होता किस पे है? Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, इसी में ना होता है। तो ऐसा है, और जब इलेक्ट्रॉन दिए तो एक इलेक्ट्रॉन Ag रिसीव करके Ag बनाया और वो Cl माइनस का Cl माइनस में रह गया। अरे देखो तब हमारे पास कितना आ रहा है? 0.22 वोल्ट। और जब हम Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब कितना आ रहा है हमारे को? 0.80 वोल्ट। तो मेरे को बताओ, अगर हम AgCl से, वापस सुनना, अगर हम AgCl सॉलिड से अगर हम जाते हैं Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस पे, तो मेरे को E नॉट कितना आएगा बताओ पहले। अगर हम AgCl सॉलिड से जाते हैं, अगर हम Ag प्लस और Cl माइनस पे, तो बताओ मेरे को E नॉट कितना आएगा? ये मेरे को चाहिए। सुनो, ऐसा क्या करोगे जो इस दोनों रिएक्शन की मदद से मेरे को ये मिल जाए? बोलो क्या करोगे भाई दोनों रिएक्शन के साथ? क्या सेकंड वाले रिएक्शन को रिवर्स करके देखे? क्या करके देखो ना। अरे सेकंड वाले रिवर्स करके देखे क्या? अब नहीं बोल रहे हो। तो हम लोग रिवर्स किए, हम लोग सेकंड वाले रिएक्शन को। जैसे ही तुम इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे ना भाई, रिवर्स करोगे तो ये E नॉट का वैल्यू आ जाएगा -0.80 वोल्ट। आ जाएगा? अरे आएगा। तो यहां से पलट जाएगा और ये बन जाएगा Ag गिव्स Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। हो गया? अब इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो जरा, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ो, क्या हो जाएगा बोलो? AgCl सॉलिड का सॉलिड रह गया प्लस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो खत्म हो गया ना, ये वाला रिएक्शन तो हमारा खत्म हो गया ना भाई। अब तो ये वाला रिएक्शन हो गया ना। तो AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Ag, देखो AgCl सॉलिड प्लस Ag प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया इधर का खत्म। इज इक्वल टू बोलो Ag प्लस प्लस Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। हो गया खत्म इधर का। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, Ag से Ag गया। देखो क्या AgCl से Ag प्लस और AgCl बन गया क्या? Cl माइनस। अरे बना नहीं बना, तो हम क्या किए? इसमें इसको जोड़ दिए हैं। सही है? तो हम लोग ई सेल के लिए लिख सकते हैं 0.22 वोल्ट प्लस माइनस 0.80 वोल्ट लिख सकते हैं। तो निकालोगे तो क्या निकलेगा बोलो? 0.58 वोल्ट माइनस में निकलेगा यहां से। अरे इसका डाटा क्या निकल जाएगा मेरे को? माइनस में 0.858 वोल्ट। अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा बोलो जाइए। चलो तो अब कुछ नहीं करना भैया, जब तुम यहां तक पहुंच गए ना तो बस खत्म बात, तुमको बस यहीं तक पहुंचना था।
अब खत्म। नॉर्मल हमारा फॉर्मूला क्या था, ई सेल इज इक्वल टू क्या था बोलो, ई नोट सेल माइनस, अच्छा ई नोट का इन्फॉर्मेशन कहीं कुछ दिया है क्या? अरे ई नोट का इन्फॉर्मेशन दिया है या नहीं दिया है, बताओ जल्दी। अरे ई नोट का इन्फॉर्मेशन दिया या नहीं दिया भाई? हम जो निकाले हैं, ये तो ई नोट जो निकाले हैं, अरे तो इसी से ना निकाले हैं, इसी से ना निकाले हैं, तो कोई दूसरा ई नोट थोड़ी दिया हुआ है, मतलब ये ओरिजिनली ई सेल ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, अब के जगह पे के एस पी हो जाएगा, नहीं आया, क्या हो जाएगा अब के जगह पे के एस पी। तो आप बताओ क्या यूज करेंगे, जल्दी 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 बोलो जाता। ई इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ, हाँ तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे के एस पी, और तुमको के एस पी निकालना है, प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है भाई, ये तुमको के एस पी कैलकुलेट करना है। तो अब क्या निकालेगा, जल्दी जल्दी बोलो, 0.5, एन कितना दिया है 1, ई कितना दिया है ई जल्दी बताओ, 0. देखो माइनस 0.58 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग के एस पी होगा क्या? माइनस से माइनस गया क्या, बोलो ना, गया ना, तो log के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको तुम लिख सकते हो 0.59 लिख सकते हो क्या? अच्छा नीचे में अपॉन 0.059 लिख सकते हो, इसको तुम काटोगे तो 10 बार में जाएगा क्या? तो बताओ के एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर आ गया क्या? तो हमारे पास के, हमारे पास, अच्छा ये देखो इधर इधर गड़बड़ हो गया भाई, कहीं पे कुछ, अरे यार याद करो, ये गड़बड़ है, याद करो हम लोग क्या बोले थे, अपोजिट साइन होगा तो जोड़ देंगे, सेम साइन होगा तो घटा देंगे। अरे किया था क्या? अच्छा जब तुम इसको जोड़ोगे ना भाई, तो जोड़ने के बाद यही मिलेगा तुमको, नहीं इस दोनों को जोड़ना है मेरे को, तो ये प्लस ये, समझ में आ रहा क्या? तो मेरे को नेगेटिव में वही मिलेगा, बराबर है क्या? यही सही है। तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा बताओ जरा, अरे यहाँ पे log के एस पी इज इक्वल टू 10 हो गया ना, तो के एस पी इज इक्वल टू 10 की पावर 10 नहीं हो जाएगा, हो गया खत्म, मिल गया क्या? ये तुम्हारा खत्म हो गया भैया पूरा पार्ट ए, तुम्हारा पार्ट ए पूरा खत्म। पार्ट ए का जो है ना पूरा पोर्शन